हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलरली कर रहे होंगे और नोट्स भी साथ के साथ बना रहे होंगे। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो किसी और के साथ धोखा नहीं बल्कि अपने साथ कर रहे हैं धोखा। इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना। आज जो है 13वां लेक्चर हमारा 13वां। इससे पहले 12 लेक्चर कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके देख लेना, ठीक है। एक और बात, आपको यहाँ जितने भी नोट्स मिलेंगे क्वालिटी के खासकर, उनकी ज़्यादातर रेफरेंस जो है वो परीक्षा वाणी की जो बुक है यहाँ से ली गई है, ठीक है। बाकी अदर सोर्सेज भी हैं लेकिन ज़्यादातर इसी किताब से ली गई है। तो अगर आपके पास ये किताब है तो वेल एंड गुड। पहले आप यहाँ से नोट से पढ़िए, फिर उसके बाद किताब से पढ़िए और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलें आगे। और एक और बात, बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। ये प्रस्तावना वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। आज तक जो चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज हैं आई थिंक इसी वीडियो पर है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छी वीडियो है, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों है। पीवाईक्यू भी रखे हैं यूपीएसआई के। और संडे को सब लोग तैयार रहना, संडे को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वीडियो आएगी जिसमें हम सारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं वो सब कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट समितियाँ देखेंगे। समितियाँ इम्पोर्टेंट वाली तो देखेंगे ही, लेकिन इम्पोर्टेंट से काम नहीं चलेगा, तो हमें सारी समितियाँ ही देखनी पड़ेंगी, यानी कि सारी समितियां पढ़नी पड़ेंगी हमको, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें, इम्पोर्टेंट ये वाली हैं तो इनको देख लेना। बाकी वीडियो थोड़ी सी यार लंबी हो सकती है क्योंकि सारी हमें कवर करनी है। बात आ रही है समझ में? नहीं तो आराम से देखना। और बाकी संडे को ये तैयार रहना। संडे संडे को 8 PM, 8 बजे शाम को बिल्कुल तैयार रहना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन की गई है क्लास। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपको दोनों मिलेंगे इसमें, ठीक है। पहले थ्योरी, देन उसके बाद में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे। पहले थ्योरी कवर करो, लिखो उनको, रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और क्वेश्चन भी ऐसे वैसे नहीं, पीवाई के क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। क्या होगा, वीडियो में थ्योरी होगी, प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस में भी सीजीएल, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई और भी अदर एग्जाम हैं उनके पीवाईक्यू मैंने डाले हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही नागरिकता वाली वीडियो है, इसको भी देख लेना जा करके। ये पॉलिटी का भाग 1 वो वाली वीडियो है। ये ग्रुप है, ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना जा करके। कोई भी डाउट पूछना हो कुछ भी ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। ये क्यूआर दे रखा है, क्यूआर सर्च नहीं कर पाओ तो यहाँ से ये नाम जो है सर्च करके जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हिंदी की प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखी चेकआउट कर लेना। और ये पॉलिटी की जो अभी चल रही है क्लास है उसकी प्लेलिस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। सारी जीएस यूपीएसआई की यहीं से कवर करवाऊंगा मैं, टॉपिक बाई टॉपिक, 1 to 1 टॉपिक, ठीक है। पहले ये पॉलिटी खत्म कर लें, उसके बाद अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये नाम सर्च कर लेना केवी पाठशाला, या फिर लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चले भाई, सबसे पहले कल के 5 क्वेश्चन देखते हैं हम। कल के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप बताना आपका स्कोर 5 में से क्या है। क्वेश्चन ज़्यादा है 5 से, लेकिन मैं 5 ही कराऊंगा, बाकी पीडीएफ से आप लोग खुद करना। कह रहा है अकस्मात प्रस्ताव कब लाया जाता है। अकस्मात मतलब आकस्मिक प्रस्ताव कब लाया जाता है। जब कोई आपात की स्थिति हो, अत्यंत गंभीर घटना अचानक से तुरंत सदन में हो जाए, तब आकस्मिक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है किसी मंत्री का ध्यान को आकर्षित करने के लिए किसी विषय पर, तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या आवश्यक है। प्रधानमंत्री की अनुमति, मंत्री के इस्तीफे के बाद बहस करना, या फिर सदन में बहुमत सिद्ध करना। ऑप्शन सी, सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। 14 क्वेश्चन है आपका, निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है। जब सरकार की नीति या कार्यवाही की आलोचना के लिए जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, विपक्ष लाता है, इसको ध्यान रखना। और कटौती प्रस्ताव कितने होते हैं, 3 होते हैं। अर्थगत कटौती, नीतिगत कटौती, और एक और होती है विशेष वाली कटौती। नाम बताना कमेंट में क्या है। बाकी ये और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक आज बड़ा है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, तो आराम से तसल्ली से बैठ जाना, कॉपी पेन ले करके हाथ में, ठीक है। 4 मिनट की तो हो भी चुकी है वीडियो। चलो देखो, संसदीय समितियां, देखो संसद में ना कार्यवाही करने के लिए कुछ कमेटी बना दी जाती है, और उन्हीं कमेटी को नाम दिया गया है संसदीय समितियां। संसद में विधायी कार्यों के लिए, यानी कानून का जो कार्य होता है उनको संपन्न कराने के लिए और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए इन समितियों के माध्यम से किया जाता है, यानी इनका गठन इसीलिए होता है। और भारत में जो संसदीय प्रणाली का विकास है वो 1919 के माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड द्वारा अधिनियम द्वारा हुआ था। तो यानी कि अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि बताओ जो संसदीय प्रणाली बनाने का विचार कहाँ से आया, तो 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था।
माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। माउंटेन्यू उस समय वायसराय था और ये था सचिव। चेम्सफोर्ड था उस समय सचिव 1919 में। अगर तुमने हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो वहां से इसकी रेफरेंस ली गई है। ठीक है। इन समितियों को लघु संसद भी कहते हैं। इनका गठन संसद द्वारा आर्टिकल 118 के क्लॉज 1 के अनुसार किया जाता है। अब देखो, हमने 117 पढ़ लिया था नहीं पढ़ा था, 117 तक पढ़ लिए। अब 118 की बात आई तो ये मत समझना समितियां अलग से टॉपिक है, नहीं, आर्टिकल 118 में ही है, इसके क्लॉज 1 में ये बात कही गई, इसीलिए ये टॉपिक आया है यहाँ पे। तो हम लोग सीक्वेंस से ही चल रहे हैं, 118 फिर 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23। तो आज हम इसमें 123 तक कवर कर लेंगे आर्टिकल। फिर 124 से क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो कब है? मंडे को 8 बजे तैयार रहना सब लोग, 8 PM पे बिल्कुल तैयार रहना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएगी। ठीक है सब लोग। अब समितियां संसद में जब गठन होती हैं तो दो टाइप की होती हैं, एक तो स्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होती है। स्थायी समिति होती है परमानेंट कमेटी, यानी कि एक बार गठन हो गया या फिर उनका पर ईयर, यानी कि एक साल में दोबारा गठन हो जाता है, एक साल हो गई फिर दोबारा से गठन हो गया, तो ऐसे गठन चलता रहता है, तो उनको बोलते हैं स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी। और तदर्थ समिति होती हैं जो कि जिनका गठन आवश्यकता के अनुसार होता है, यानी कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तब गठन कर लो, तो ऐसी समितियां होती हैं तदर्थ समितियां। और देखो, इनका गठन प्रतिवर्ष होता है या एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, और आवश्यकता के अनुसार इनका गठन किया जाता है तदर्थ समितियों का। तो आपकी देखो, और इम्पोर्टेंट है ये स्थायी समिति कौन कौन सी, जैसे वित्तीय समिति होगी, वित्तीय मतलब जो पैसों वगैरह का मामला है उसको देखने के लिए वित्तीय समिति। फिर विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन की समितियां, छानबीन समितियां, सेवा समितियां, सलाहकार समितियां। तो ये सारी समितियां कौन सी हैं? ये स्थायी समिति हैं। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं आएगा कौन सी स्थायी समिति है कौन सी तदर्थ समिति है, क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ भाई जांच समिति में कौन कौन सी समितियां होती हैं, या फिर वित्तीय समिति में जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, इनमें कितने मेंबर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से कितने, ये क्वेश्चन आएगा, तो इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस देख लो ओवरऑल। तदर्थ समिति जैसे प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति, पीछे अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया हो तो आपको पता होगा कि प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति क्या होती है, और किसी विशिष्ट मामले के लिए जांच समिति। तो ये दो समितियां होती हैं। अब आ जाओ पढ़ लेते हैं वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां ध्यान रखना 3 टाइप की होती हैं, तो प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा उपक्रम समिति होती है। तो ध्यान रखना वित्तीय समिति, वित्तीय का मतलब जो पैसों से रिलेटेड काम देखेंगी, फाइनेंस से रिलेटेड काम देखेंगी, तो वो होती है वित्तीय समितियां। इसमें प्राक्कलन समिति आ जाती है, लोक लेखा समिति आ जाती है, और लोक लेखा उपक्रम समिति आ जाती है। ठीक है। और ध्यान रखना जितनी भी समितियां पढ़ेंगे तुम, कंफ्यूज नहीं होना, जितनी भी समितियां पढ़ेंगे आज, उन सबको ना मैं एक फ्लो चार्ट बना दूंगा, और वो फ्लो चार्ट मैं टेलीग्राम पे डाल लूंगा, जिससे कि एक पेज में तुम्हारी सारी समितियां रिवाइज हो जाएंगी। कैसा रहेगा बताओ? बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, तो पहले यहाँ पढ़ लो डिटेल में, फिर वहां से रिवाइज कर लेना अपना। रिवाइज के लिए भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बताओ। अब इतने पर भी अगर तुम ना पढ़ो तो पिटाई खाने लायक हो तुम। तो आ जाओ, वित्तीय समितियां कितनी? 3, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक लेखा उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति में ध्यान रखना 30 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। और ये जो 30 मेंबर हैं, ये सारे मेंबर लोकसभा से लेंगे हम। ध्यान रखना राज्यसभा का इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 22 में से भी 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ऐसे ही लोक लेखा उपक्रम समिति में भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो अभी तक 3 समितियां पढ़ ली हमने। प्राक्कलन समिति मेंबर 30 होते हैं, लोकसभा से होंगे सारे मेंबर, राज्यसभा से कोई नहीं होगा। 22 मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा उपक्रम समिति में 22 मेंबर होते हैं, लोग 22 मेंबर होते हैं टोटल, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। ठीक है। अब आ जाओ प्राक्कलन समिति, थोड़ी सी और डिटेल में देख लेते हैं। देखो, प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? सरकार जो जो भी नीतियां बनाती है, सरकार जो भी रूल बनाती है, या फिर जो भी नीतियां नीतियां समझते हो ना, नीतियां कैसे बताऊं मैं, रूल्स एंड कानून ऐसे समझ लो। ठीक है। नीतियों पर प्रस्तावित व्यय, यानी उन पे खर्चा कितना होगा, जितने भी स्कीम वगैरह निकाली जाती है इन पे खर्चा कितना होगा, उनकी समीक्षा के लिए ये इनका गठन होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का गठन, इसका काम ये होता है। ध्यान रखना स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम्हें पूछ देख लो, बड़ी नहीं है, देख लो, तुम देखो खुद। इसमें 30 मेंबर हैं, इसमें 22 है, इसमें 22 है, तो कौन सी बड़ी हुई? फिर प्राक्कलन समिति बड़ी हुई नहीं हुई? तो स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति, इसमें ही सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं और किसी में नहीं होते। ठीक है। स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इसका गठन केवल लोकसभा द्वारा होता है। अब लोकसभा गठन करेगी तभी तो लोकसभा के ही मेंबर रहेंगे उसमें।
ठीक है। राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर, नो मेंबर, कोई मेंबर नहीं होता है। कुल सदस्य 30 होते हैं। 1956 में, अरे क्या हो गया ये, 1 मिनट रुको। हाँ, टोटल मेंबर होते हैं 30। 1956 में या उससे पहले 25 मेंबर थे। तो ध्यान रखना 1956 के बाद से इसमें कितने मेंबर रहने लगे हैं, 30 मेंबर रहने लगे। 1956 से पहले कितने थे, 25 मेंबर थे। सदस्यों का चुनाव, जो प्राक्कलन जो समिति है, इसके सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संगमणि पद्धति से किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सदस्यों का चुनाव 1 साल के लिए होता है, 1 साल बाद फिर से नई गठित होगी। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद होता है। भाई बजट मतलब बजट पेश हो गया लोकसभा में, अब कर लो, ये प्राक्कलन समिति गठित कर लो, वो देखेगी, बजट की समीक्षा करेगी। ठीक है, तो लोकसभा में बजट के बाद तुरंत उसका इसकी जो है गठन हो जाता है। सबसे पहले सर ये बताओ, सबसे पहले गठन कब हुआ था, 1950। 1950 में इसका सबसे पहले गठन हुआ था। और इस ध्यान रखना किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई। जॉन मथाई एक व्यक्ति थे, इनकी सिफारिश पर सर्वप्रथम प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। इसी को दूसरा नाम कहते हैं स्थायी मितव्ययता समिति, यानी कि ये जो है सोच समझ के खर्चा करने के लिए कहती है, क्योंकि ये सरकारी अपव्यय को रोकती है। मतलब जो अपव्यय होता है, बेकार में फिजूल खर्ची जो होती है, उसकी सिफारिश के लिए उसकी सिफारिश करती है, यानी कि अपव्यय छोड़ती है। ठीक है, आगे देखो इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख कार्य देखो, प्रशासन में कुशलता लाना, मितव्ययिता यानी कि कम खर्चा करवाना, लाने के लिए वैकल्पिक नीति की सिफारिश करना, जांच करना कि बजट अनुमानित जो नीतियों के अनुसार है धन ठीक ढंग से है या नहीं। मान लो कोई स्कीम आई और स्कीम मान लो 400 करोड़ की है और उसके लिए अलॉट हो गया 10,000 करोड़, है नहीं, तो ये तो फिर वो नहीं है ना, तो इसकी जांच करती है ये। यह प्राक्कलन यह प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो। तो ये सब चीजें पॉइंट है। बाकी मेन तो में ये ध्यान रखना है कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। 1956 के बाद से इसमें 30 मेंबर हैं। सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। 1950 में सबसे पहले जॉन मथाई की सिफारिश पर ये गठित हुई थी और लोकसभा में बजट के बाद इसका गठन होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है बस तुम्हें, ठीक है। पहली समिति कंप्लीट, आ जाओ दूसरी समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही समिति है और ध्यान रखना सबसे पुरानी है। 1950 में तो प्राक्कलन समिति बनी थी, ये बनी थी पता है कब, ये 1921 में बनी थी। और जब बनी थी इसमें 15 मेंबर थे। फिर 1954 और 55 के बाद इसमें 22 मेंबर होने लगे। 22 में से भी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, पहले पढ़ चुके ही आ गया। चुनाव कैसे होता है, जैसे पीछे होता था एकल संक्रमणी पद्धति। गठन किसमें, इसमें लोकसभा के राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। मंत्री का मतलब समझते हो ना, मंत्री मतलब जिनके पास मिनिस्ट्रियां हैं, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे, तो इनमें से कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। खाली जो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इसके सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा, यानी कि इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा या फिर मनोनीत किया जाएगा। 1967 के बाद अध्यक्ष विपक्ष का कोई भी सदस्य होगा, यानी कि 1967 से प्रावधान लाया गया कि इस जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का कोई भी सदस्य हो सकता है। अब विपक्ष का ही सदस्य लोक लेखा मतलब ये सरकार के लेखा जोखा देखती है, पैसा कितना कहाँ जाता है, कहाँ जाना है, ये सब चीजें। अब इसका सदस्य मान लो सरकार का कोई आदमी बनेगा तो घपला कर देगा, घोटाला कर देगा। इसीलिए विपक्ष का कोई भी मेंबर होगा इसमें, तो विपक्ष का मेंबर होगा तो फिर सरकार जो है भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी उतना। कार्यकाल सेम 1 वर्ष रहता है कार्यकाल। उद्देश्य क्या, सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग को रोकना, अनियमितता को रोकना, ये कार्यकाल है। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो है कैग की रिपोर्ट के आधार पर व्यय की जांच करती है, यानी कि कैग कैग तुम नहीं जानते, इसको बोलते हैं महानियंत्रक लेखा जोखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 में है। कैग जो है तो ये भी सरकार के लेखा जोखाओं का वो करता है, देख रेख। फिर ये अपनी रिपोर्ट देता है। जब ये रिपोर्ट देगा तो ये जो लोक लेखा समिति है ना, यही इसकी रिपोर्ट को आधार बनाएगी और फिर इसी के बाद जो है इसके व्ययों की जांच करेगी। और इसीलिए कैग को इस समिति का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो ध्यान रखना कैग जो होता है महानियंत्रक एवं लेखा जोखा परीक्षक, ये जो है लोक लेखा समिति का मित्र होता है। और पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, यानी कि इसी की रिपोर्ट को आधार बना के बनाया जा रहा है वो। इसलिए कहाँ से इसको मार्गदर्शन मिला है, कैग की रिपोर्ट से, तो पथ प्रदर्शक भी कैग को ही कहते हैं।
इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? जो कैग तुम्हारा प्रतिवेदन देगा उसकी जांच करना, भारत सरकार की विनियोग और वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करना, अतिरिक्त धनराशि व्यय करने पर कारणों की जांच करना, सार्वजनिक व्ययों का दुरुपयोग और उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए सिफारिश करना। रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी ये समिति, कौन सी? लोक लेखा समिति। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखोगे तुम। पहली बात तो सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी कौन सी है? प्राक्कलन। सबसे पुरानी है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति 1950 में बनी थी और ये 1921 में बन गई। जब ये 1921 में बनी थी तो मेंबर थे इसमें 15, फिर 1954-55 के बाद मेंबर हो गए 22। 22 में से भी 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और बाकी ये सब कैग की रिपोर्ट को आधार बना के व्ययों की जांच करते हैं, इसलिए कैग को इसका मित्र कहते हैं, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। वेरी गुड। आ जाओ तीसरी, लोक लेखा उपक्रम समिति। ठीक है, तो देखो प्राक्कलन समिति 1950 में बन गई, ये 1921 में बन गई लोक लेखा। और लोक लेखा उपक्रम समिति 1964 में बनी थी। 1964 में कैसे बनी थी? ये कृष्णा मेनन, एक व्यक्ति थे कृष्णा मेनन, इन्होंने सिफारिश करी थी इसकी। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ था? इसका गठन हुआ था 1919 का जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी सिफारिश पर लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। 1950 में जॉन मथाई, कौन थे? जॉन मथाई की सिफारिश पर। तो ये चीजें ध्यान रखोगे? नहीं रखनी पड़ेंगी, समझे? नहीं, रिवीजन करो बार बार, नहीं याद हो रहा है तो कैसे भी याद करो, हाथ पे लिख दो, पूरा हाथ भर दो, लेकिन याद करो। तो 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था पहली बार। और 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। चुनाव वही होता है एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पे। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा तीनों में। और रिपोर्ट कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट अपनी देती है। यह तीनों ही समिति की सार्वजनिक व्यय संसदीय निर्णय का मतलब वही है, वित्तीय संबंधी ये जो है जांच करती है। तो तीनों समिति ध्यान रहेंगी, लोक लेखा उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा उपक्रम समिति। लोक लेखा उपक्रम समिति 1964 में बनी, लोक लेखा समिति 1921 में बनी, प्राक्कलन समिति 1950 में बनी। प्राक्कलन समिति की सिफारिश करी थी जॉन मथाई ने। लोक लेखा समिति की सिफारिश करी थी 1919 का जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसने। और 1964 में लोक लेखा उपक्रम समिति की सिफारिश करी थी कृष्णा मेनन ने। तो ये तीनों चीज ध्यान रखना। सबसे बड़ी समिति ये है, सबसे बड़ी। सबसे पुरानी समिति ये है, सबसे पुरानी। इसी की बहन प्राक्कलन समिति को कहते हैं जुड़वा बहन। और लोक लेखा समिति का मित्र कहते हैं कैग को, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शायद यही होगी फुल फॉर्म। आगे बढ़े, विभागीय समितियां आ जाओ भाई। विभागीय 17 मिनट कितना खींचू देख लो, 17 मिनट। विभागीय समितियों में आ जाओ। तो पहली हमने अब वित्तीय समितियां जो थी, वित्तीय वित्तीय समितियां हमने पूरी खत्म कर ली। कलर चेंज कर लूँ? बताओ कौन सा ले लूँ? रेड ले लूँ? रेड, रेड ले लेता हूँ। हाँ भाई, तो विभागीय समितियां जो है, क्या हो गया, 1979 में नियम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसकी सिफारिश पर 3 और नई समितियों की स्थापना की गई। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो ध्यान रखना, विभागीय समितियां जो होती हैं इनकी इसकी स्थापना 1979 में की गई। फिर इसने जो सिफारिश करी, ये विभागीय समिति की सिफारिश पर फिर ये समितियां बनी, कृषि समिति, पर्यावरण और विज्ञान समिति। अब विभागीय समितियों में वर्तमान में 24 जो है विभागीय समितियां हैं। ध्यान रखना, कितनी है वर्तमान में? 24 विभागीय समितियां हैं। 24 में से 16 तो लोकसभा से हैं विभागीय समितियां, और 8 जो है राज्यसभा से हैं। तो ध्यान रखना, ये मेंबर नहीं दे रखा है, ये विभागीय समितियां दे रही, जैसे कृषि विभाग हो गया, पर्यावरण विभाग हो गया, विज्ञान विभाग हो गया। तो इस तरीके से टोटल 24 विभाग हैं, और इन 24 विभाग के लिए अलग अलग समितियां हैं, यही हैं 24 विभागीय समितियां। अब इस 24 विभाग में 16 विभाग ऐसे हैं जो लोकसभा से हैं, 8 विभाग ऐसे हैं जो राज्यसभा से हैं, बस ये दे रखा है। और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं। 31 में से भी लोकसभा से होते हैं कितने? 21, और 10 होते हैं तुम्हारे राज्यसभा से। तो ये बात ध्यान रखोगे। विभागीय समितियां 1979, 1979 समिति थी नियम, कौन सी? नियम समिति, नियम समिति।
कौन सी समिति थी भाई साहब? नियम समिति थी। कार्यकाल 1 वर्ष होता है इसके सदस्यों का। नियम समिति की सिफारिश पर, और वर्तमान में भी 24 विभागीय समितियां हैं। 24 में से 16 लोकसभा से और 8 है तुम्हारी राज्यसभा से। इसके सदस्य जो होंगे कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, जैसे कि पीछे बताया था। सदस्य का नाम लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में नामित किया जाता है। यानी कि इसके सदस्य जो है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष देखेगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति देखेगा। इसके कार्य क्या क्या है? वही कार्य है संबंधित विभाग मंत्रालय की बजट मांगों में विचार करके रिपोर्ट देना। जैसे कृषि है, कृषि विभागीय समिति है, और कृषि से संबंधित जितना भी बजट अलॉट हुआ है उस बजट के लिए जांच करेगी वो, फिर अपनी रिपोर्ट देगी। हाँ, कृषि के लिए साहब इतना बजट है, मान लो 100 करोड़ सरकार ने बजट अलॉट किया कि 100 करोड़ पैसा हम कृषि क्षेत्र में देंगे। अब ये कृषि समिति जांच करके बनाएगी कि 100 करोड़ सही है या गलत है। कृषि समिति को लगा कि 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ होना चाहिए, तो वो अपनी रिपोर्ट देगी भाई 500 करोड़ रुपया जो है लगना चाहिए कृषि में। तो ये सब चीज कार्य है इसके, पढ़ लेना, ठीक है। संबंधित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, फिर ऐसे बिल पर विचार करना जो अध्यक्ष सभापति द्वारा सौंपे जाएंगे। सरकार की दीर्घकालीन नीतियों पर विचार करना, तो ये इसके कार्य है। आगे है जांच समिति। जांच समिति 3 होती है: विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति। विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आचार समिति। जांच समितियां, जांच समिति में देखो विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति जानते हो? देखो ये जो कार्य होता है सदन में और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करती है। कौन सी? विशेषाधिकार समिति। यानी कि जो सदन के सदस्य हैं, सदस्य मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जो विशेष अधिकार हैं, विशेष अधिकार, उनकी रक्षा करेगी कौन? विशेषाधिकार समिति। और अगर किसी के विशेष अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसके मामले की भी जांच करेगी कौन? विशेष अधिकार समिति। और उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश भी यही करेगी। इसकी कार्य प्रकृति अर्ध न्यायिक है, यानी कि आधे न्याय तो ये खुद ही कर लेती है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना विशेषाधिकार समिति किसके लिए है? जो एमपी होते हैं, नहीं एमपी, एमपी, एमपी के जो विशेष अधिकार है उन्हीं रक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद विशेषाधिकार समिति में ध्यान रखना जो लोकसभा है, तो लोकसभा से इसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से इसमें 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा से 10 और राज्यसभा से, वो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10 होती है। ध्यान रखोगे? नहीं रखोगे? रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार रिवाइज करना है, तब जाके याद होंगी। कंफ्यूज हो जाओगे कौन से में 10 है, कौन से में 12 है, कौन से में 14 है। समझ गए ना? बार बार रिवाइज करो तब जाके याद होगी तुम्हें। और कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए मैंने चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट, वो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से जाके रिवीजन कर लेना, वहां से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक ही पेज में सारी समितियां, उनके मेंबर कितने हैं टोटल, ये सब चीज़ें उसी में लिखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ केवल पढ़ लो। तुम सोचो समझ में नहीं आ रहा है, समझने के लिए है क्या इसमें? याद करना है। बाकी ये समितियां हैं, समितियां मतलब तो जानते ही हो, कमेटी मेंबर, 3-4 लोगों को मिला के कमेटी बना दो, वही है। अलग अलग नाम दे दिए कि कोई विभागीय समिति है, कोई जांच समिति है कि ये जांच करेगी, ये पैसा से रिलेटेड मामला देखेगी, कि ये इससे रिलेटेड मामला देखेगी। पैसों से रिलेटेड मामला देखने में 3 बना दी उसने। एक प्राक्कलन समिति की जो पूरा प्राक्कलन करेगी, एक लोक लेखा समिति बना दी, एक लोक लेखा उपक्रम समिति बना दी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। शुरुआत की जो 3 कराई थी ना, 3, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कतई नहीं भूलना बिल्कुल। याचिका समिति आ जाओ, ठीक है। तो विशेषाधिकार समिति पढ़ ली। अब देखो याचिका समिति, याचिका समिति क्या होती है? जैसे हम जो जनता होती है, जनता जनता अपनी याचिका डालती है, तो जनता के जो द्वारा याचनाएं प्रस्तुत होती हैं उन पर विचार किया जाता है। और इसके लिए सरकार के पास टाइम तो है नहीं, तो ये कमेटी बना देगी। अब ये कमेटी देखेगी कि हाँ ये विचार आया है, ये याचना आई है जनता की, और कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो अपनी सब एक रिपोर्ट में लिख लेगी, सरकार को दे देगी। तो ऐसे काम चलता है। याचना समिति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लोकसभा की याचना समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की याचना समिति में 10 सदस्य होते हैं। जैसे कि आपने विशेषाधिकार समिति में देखा था कि लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उसमें 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उसमें 10 मेंबर होंगे, ठीक है। आचार समिति, एथिक्स, एथिक्स मतलब मोरल। ये फोन वाले भी ना बड़ा दिक्कत, हाँ ठीक है। कौन सी पढ़ रहे थे हम? आचार समिति पढ़ रहे थे। आचार समिति, एथिक्स कमेटी, एथिक्स जानते हो ना, मोरल वगैरह। यह सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू कराती है, जो चुनाव के समय लागू होती है आचार संहिता वो। राज्यसभा में इसका गठन 1997 में हुआ था, लोकसभा में सन 2000 में इसका गठन हुआ था। काम क्या होता है? आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना। चुनाव के समय आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का मतलब होता है
कि कुछ जो है सरकार लिमिटेशन लगा देती है कि आप चुनाव के समय ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए कौन कार्य करती है? वो आचार संहिता के लिए आचार समिति, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विनोद सोनकर जी हैं, तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि विनोद सोनकर आचार समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो बताओ आचार समिति के अध्यक्ष कौन है? विनोद सोनकर, विनोद सोनकर। अब देखो विनोद, विनोद विनोद मतलब समझ रहे हो? विनोद, कोई कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा विनम्र है। कौन सा है? विनम्र। विनम्र है मतलब उसके आचार विचार अच्छे हैं, मतलब उसका आचार विचार जो है बहुत बढ़िया है, विचार उसके बहुत बढ़िया है। तो विनम्र से ध्यान रखना, विनोद, आचार से मतलब आचार समिति। तो विनोद जो है कौन है? विनोद सोनकर आचार समिति के अध्यक्ष है। या फिर विनोद भाई बहुत अच्छा आदमी है जो कि जल्दी सो जाता है, फोन वोन नहीं चलाता, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा आदमी तो यानी बहुत आचार आचार विचार वाला व्यक्ति है, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पढ़ ली तुमने समितियां, विभागीय समिति हो गई तुम्हारी, और वो हो गई तुम्हारी वित्तीय समितियां। अब आ जाओ जांच समितियों पे। जांच समिति में भी एक विशेषाधिकार समिति होती है? याचिका समिति। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, मैंने क्या किया पता है? यहाँ पे ना ये रिवीजन के लिए डाला है, ताकि तुम्हारा फटाक से तीनों एक बार में रिवीजन हो जाए। देखो विशेषाधिकार समिति, ये जो है विशेषाधिकार समिति जो सांसदों के विशेष अधिकार को रक्षा करती है ये। और मिनिमम जो मेंबर होते हैं नहीं लोकसभा में, लोकसभा से इसमें होंगे 15, जो लोकसभा की होगी उसमें, और उसमें होंगे 10 राज्यसभा में। अर्ध न्यायिक निकाय है, ये ध्यान रखना है बस। याचिका समिति, याचिका समिति में लोगों द्वारा डाली गई याचिका पर विचार करना, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। आचार समिति पहली बार गठन 1997 में हुआ था, 2000 में लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में जो है इसके अध्यक्ष कौन है? विनोद सोनकर जी, इसीलिए डाला था, ठीक है। अब आ जाओ सदन की समितियां, थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं मैं, यस। अब दिख रहा है क्या प्रॉपर? देखो एक ही पेज में देख लो तीनों सदन की समितियां। सदन की और कौन कौन सी समितियां हैं? एक तो नियम समिति, माइक कहाँ जा रहा है ये, जरा तू, एक तो नियम समिति, एक सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति होती है। बेफालतू कमेटी बना रहे, अनुपस्थिति से संबंधित समिति बताओ, कोई सदस्य नहीं आ रहा है तो उसके लिए रिकॉर्ड रखेगी, और उसके लिए अलग कमेटी है। फिर हम पढ़ें, फिर तुम्हें पढ़ाएं, कितना सिरदर्दी हो जाता है। फिर देखो कार्य मंत्रणा कहाँ गया? कार्य मंत्रणा समिति, और ये निजी विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति। तो ये कौन सी है? ये तुम्हारी सदन की समितियां हैं। नियम समिति, नियम समिति में देखो लोकसभा, लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष सहित इसमें 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा में अध्यक्ष सहित इसमें 16 मेंबर होते हैं। तो नियम समिति ध्यान रखना, नियम समिति जो होती है लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, इसमें अध्यक्ष शामिल होगा। राज्यसभा में 16 मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों शामिल होंगे। काम क्या होता है नियम समिति का? सदन की जो प्रक्रिया होती है, कार्य संचालन होते हैं, उन पर विचार करना, यानी कि उनके लिए नियम निर्धारित करना, लोकसभा और राज्यसभा में उनकी प्रक्रिया के लिए। सदन सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति, तो लोकसभा में गठन होता है इसका, केवल लोकसभा में, ये ध्यान रखना, केवल लोकसभा में गठन होता है, और 15 मेंबर होते हैं 1 वर्ष के लिए जिनको चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा में इसके लिए कोई गठन नहीं होता। कार्य मंत्रणा समिति गठन दोनों सदनों में होता है, लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा में 10 मेंबर। अध्यक्ष होता है पीठासीन अधिकारी, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होगा। पीठासीन अधिकारी तो जानते हो ना, पीछे पढ़ लिया है। फिर निजी विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति, निजी विधेयक मतलब समझते हो गैर सरकारी विधेयकों पर विचार करने के लिए। तो गैर सरकारी विधेयक पता है? नहीं पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी, बता दिया है पीछे, पढ़ना जा करके। लोकसभा में गठन होता है, केवल इसका 15 मेंबर होते हैं वहां पे भी, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? उपसभापति इसका अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में इसी कार्य के मंत्रणा समिति द्वारा किए जाते हैं। देखो जो निजी विधेयक संबंधी समिति है, इसका गठन केवल लोकसभा में होगा, बाकी काम ये दोनों के लिए करेगी, लोकसभा में भी करेगी, राज्यसभा में भी करेगी। राज्यसभा में जब करेगी तो उपसभापति इसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा में करेगी तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट छानबीन समिति, छानबीन कमेटी, छानबीन समिति, सरकारी छानबीन समिति में पहली है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा दिए गए आश्वासन की, आश्वासन यानी वायदा, प्रॉमिस करना, वादा किया है, वादा करके निभाना। और आगे कैसे गाना है वो, अरे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, होगा चलो कोई भी। तो आश्वासन समिति यानी कि जो प्रॉमिस होते हैं उसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं
सरकारी आश्वासन समिति, ठीक है, इसका गठन किया जाता है। सबसे पहले गठन 1953 में हुआ था। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। तो आप लोगों को इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सब समिति की ये डेट ध्यान नहीं रखनी, केवल वो जो तुम्हें मैंने 3 कराई थी आगे वाली, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, उनका तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना ज्यादातर। बाकी ये ध्यान रख लेना कौन समिति में कितने मेंबर होते हैं, मोस्टली तो 15-10 ही चल रहा है, ठीक है, ना आए तो तुक्का लगा देना 15-10 क्या है। हाँ जी, आ जाओ। अनुसूचित जनजाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी समिति, कुल 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 20 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं। काम क्या होता है, जो SC ST वाले लोग हैं, आयोग जो है उसके प्रतिवेदन की जांच करना। तो बताया जो SC ST आयोग है 338 में, आर्टिकल 338 और 338A, इसमें SC और ST जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आयोग बनाए जाएंगे, और ये आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रपति जो है इनकी रिपोर्ट को दे देगा इसी समिति को। और इस समिति में 30 मेंबर होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। फिर ये उसकी जांच करेंगे, जो आयोग ने प्रतिवेदन दिया है उसकी। अवधि 1 वर्ष के लिए गठन होता है। तुम क्या समझते हो, राष्ट्रपति के पास इतना समय है कि वो एक एक की रिपोर्ट चेक करे? पता नहीं कितने लोग रिपोर्ट देते हैं, तो वो ऐसे ही कर देता है, अपनी रिपोर्ट किसी को दे देता है, फिर वो सबमिट कर देते हैं, फिर वो वहाँ भिजवा देता है सदन में। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, गठन दोनों सदनों में होता है, अधीनस्थ विधान संबंध समिति में। और लोकसभा में 75 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 15 मेंबर होते हैं। लोकसभा से कितने, 75 मेंबर, राज्यसभा में 15 मेंबर। काम क्या होता है इसका, संसद द्वारा नियम बनाने के लिए जो स्थानीय निकाय गठित किए जाते हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। यानी कि संसद जो स्थानीय निकायों को गठित करेगी नियम बनाने के लिए, तो अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ये कमेटी उनकी शिकायत कर देती है, उन्हीं पे ऊपर नजर रखती है। सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित समिति, यानी कि सदन में प्रस्तुत दस्तावेज हो रहा है तो उससे संबंधित कमेटी। सबसे पहले इसका गठन 1975 में हुआ था। इसका काम क्या है, सदन में के पटल पर रखे गए दस्तावेजों की जांच करना। अब जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने कोई दस्तावेज कहाँ रखवाएगा, सदन के पटल पर, संसद में सदन के पटल पर रखवाएगा। अब वहां पर जो दस्तावेज रखा गया है उसकी जांच कौन करेगी, ये वाली, ये दस्तावेज संबंधी समिति। ये बताएगी दस्तावेज कैसे है, किससे रिलेटेड है, क्या है। सेवा समितियां, वेतन एवं भत्ता समिति होती है। इसका सबसे पहले गठन 1954 में हुआ था। 15 मेंबर होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, ठीक है। हार नहीं मानना, ये नहीं सोचना कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें वो दे दूंगा पेज रिवाइज वाला, उसको ज़रूर पढ़ लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी देखो अगर थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे कवर होगी पॉलिटी फिर इतने दिनों में। बाकी देखो ये जो समितियां हैं ना, समितियों में 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 आगे की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर कभी कभार बाई चांस आ गई तो कर लोगे आप, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी क्लास लंबी रखी है। तो पेशेंस के साथ में इसको नोट कर लेना सब, ठीक है। आवास समिति, आवास समिति क्या है, आवास मतलब जानते हो, रहना, रहना, वो स्कूल तो आवास, आवास मतलब घर। तो आवास जो होता है, भोजन होता है, चिकित्सा होता है आदि के मामले की जांच करती है। गठन दोनों सदनों में होता है, लोकसभा में 12 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में भी 12। तो लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 12, थोड़े ध्यान कर लेना, ठीक है, ये क्योंकि आवास समिति है, अलग है। वैसे 15-10 ज्यादातर देख रहे थे, 12-12 मेंबर। अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, वो उसके द्वारा नियुक्त होता है। ग्रंथालय समिति, ग्रंथालय समिति में कुल मेंबर होते हैं, ग्रंथालय मतलब ग्रंथ, ग्रंथ मतलब होती है पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक। तो जो समिति बुक से संबंधित, यानी पुस्तकालय, पुस्तकों से संबंधित, उनकी जांच के लिए जो कमेटी होती है ग्रंथालय समिति होती है। ग्रंथालय में 9 मेंबर होते हैं, 6 होते हैं तुम्हारे लोकसभा से और 3 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। ये उनकी जांच के लिए, पुस्तकालय संबंधी जांच के लिए। सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति क्या है, इसका गठन सबसे पहले 1954 में हुआ था और ये दोनों सदनों में गठन होता है इसका। अध्यक्ष और सभापति अपनी अपनी समिति की अध्यक्षता करते हैं। मान लो लोकसभा में कोई सामान्य प्रयोजन समिति है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा में इसका गठन होता है तो राज्यसभा का उपसभापति, नहीं, राज्यसभा का सभापति जो कि होता है उपराष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत, बताओ नीचे जल्दी से। अब आ जाओ सलाहकार समिति। सलाहकार समिति हर मंत्रालय के लिए अलग अलग होती है, सलाहकार समिति यानी कि सलाह देने के लिए। वर्तमान में कुल 35 सलाहकार समितियां हैं और मैक्सिमम 30 और मिनिमम 10।
यानी कि सलाहकार समिति में 30 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे और 10 से कम मेंबर नहीं होंगे। मेंबर मतलब सदस्य। अब आ जाओ तदर्थ समितियाँ। आगे समझाया था ना पीछे, तदर्थ समितियाँ वो समितियाँ होती हैं जिनका गठन हम आवश्यकता अनुसार करती हैं, संसद जिनका गठन आवश्यकता अनुसार करती है। कौन कौन सी होती है? एक तो प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए समिति। प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति कौन सी होती है? तदर्थ समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति यही है, किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इसका गठन होता है। तो पीछे पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था? कोई विधेयक आया तो उसको क्या किया जाता है? तदर्थ समिति, वो सॉरी क्या नाम है, प्रवर प्रवर समिति के पास उसको भेज दिया जाता है जांच करने के लिए। ठीक है, प्रवर समिति में मैक्सिमम 30 मेंबर हो सकते हैं और संयुक्त प्रवर समिति जो है उसमें 45 मेंबर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रवर जो समिति होती है, प्रवर प्रवर समिति में मैक्सिमम कितने? 30 मेंबर हो सकते हैं। और संयुक्त प्रवर समिति तो दोनों सदनों की होती है, एक ही संयुक्त प्रवर समिति, उसमें 45 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसमें से भी 30 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 15 मेंबर होते हैं किसमें? राज्यसभा से इसके सदस्य होते हैं। इसको अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर, नियत अवधि 3 माह के अंदर या फिर संसद जो टाइम डिसाइड करे उसके अंदर पेश करनी होगी। ये बात तुम जानते हो अगर तुमने पढ़ा है पीछे, तो पीछे पढ़ा भी दिया है मैंने। किसी विशिष्ट मामले के लिए जांच समिति, सांसदों की मांग पर किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए इसका गठन होता है। यानी कि कोई संसद चाहे कि हाँ भाई मांग कर रहा है कि एक समिति बनाओ इसके लिए, तब ऐसी समिति का गठन होगा। और दोनों सदनों में अलग अलग होती हैं, 30-30 मेंबर हो सकते हैं इसमें, लेकिन संयुक्त प्रवर समिति गठन होगा तो उसमें 45 मेंबर होंगे। ठीक है, तो 30 और 45 ऊपर वाले जैसा ही है, सेम। अब आ जाओ, देखो संसद में ना कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे एक टर्म होता है गिलोटिन। अगर कहीं गिलोटिन लिखा है, गिलोटिन वर्ड, तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है कि अनुदान मांगों की स्वीकृति प्रक्रिया में अधिकांश मांगे बिना चर्चा के ही पास हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। तो गिलोटिन का मतलब होता है जब भी अनुदान की पैसा की मांग होती है तो कुछ जो मांगे होती हैं वो बिना देखे ही पास हो जाती हैं। तो ऐसी मांगों को बिना देखे, बिना चर्चा के, तो ऐसी मांगों को ही कहते हैं गिलोटिन। क्या कहते हैं? गिलोटिन। फिर एक वर्ड है अंतर प्रदन। अंतर प्रदन वह प्रक्रिया जिसमें किसी सरकारी अधिकारी से नीति या कार्य के विवरण की मांग की जाए। यानी अंतर प्रदन का मतलब होता है जब भी किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति यानी स्कीम के बारे में, किसी कार्य के बारे में कोई डिटेल मांगी जाए तो उसको कहते हैं अंतर प्रदन। अगर संसद में वर्ड यूज हो रहा है बैठ जाना, तो इसका मतलब होता है कि जब अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक दे। जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा में कोई सदस्य बोल रहा है, एमपी, कि साहब तुमने ये नहीं करा, सरकार ने ये किया वो किया, ऐसे करके बोल रहा है, और लोकसभा अध्यक्ष उसको बैठा दे तुरंत कि हाँ भाई बोलो नहीं, बैठ जाओ, तब उसको कहा जाता है कि बैठ जाना, उसको बैठा लिया, जब सदस्य को बोलने से रोक दिया जाए। पक्ष त्याग वो होता है कि जब सदस्य अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाए, पक्ष अपने पक्ष को ही त्याग दे, तो होता है पक्ष त्याग। आर्टिकल 120, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लास्ट पेज बचा है ये। पेशेंस, बी पेशेंस, पेशेंस बना के रखो। आर्टिकल 120, 119, क्या हो गया? 119 नहीं है क्या? आर्टिकल 119 होगा वैसे। आर्टिकल 119 होना तो चाहिए यार, कहाँ गया? नहीं है क्या? यहाँ से प्रश्न शुरू हो गए। चलो यहीं पे लिख लो, नीचे नीचे लिख लो आर्टिकल 119, डालो हेडिंग आर्टिकल 119। देखो इसमें क्या है कि जैसे संसद है मान लो, तो संसद की जो कार्यवाही है या फिर संसद की कार्यवाही या उससे जुड़े जो नियम हैं, संसद से, संसद को चलाने के लिए संसद में जितनी कार्यवाही होती है, प्रक्रिया होती है, उनके जो नियम हैं, अगर उनसे संबंधित कोई विवाद होता है, क्या होता है? विवाद। विवाद किससे संबंधित? जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही से संबंधित, से संबंधित, कार्यवाही से संबंधित जो विवाद होते हैं, विवादों का निपटारा, कार्यवाही से संबंधित विवादों का निपटारा, ये क्या लिख गया? निपटारा, विवादों का, विवादों का निपटारा कौन करता है?
या तो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नियम करेंगे या फिर जो अध्यक्ष होता है वो करता है। विवादों का निपटारा अध्यक्ष करेगा, ऐसा लिख लो, अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष करेगा। तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वो 119 आया उसमें तो लिख लो, ठीक है। आगे आ जाओ, 120 वेरी इंपॉर्टेंट। 120 में है जो संसद है, संसद के सदन में भाषा कौन सी यूज होगी उसके बारे में। तो संसद के सदन में प्रयुक्त भाषा 120। संसद की कार्यवाही हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में शुरू होगी, ठीक है। परंतु यदि कोई सदस्य चाहे तो पीठासीन अधिकारी की अनुमति से जो क्या कह रहा है, संक्रिकी संविधान की, हाँ सॉरी, अनुमति से संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दे रखी हैं, 22, उनमें से किसी भाषा में बोल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी में ही बात हो। जो अगर कोई सांसद किसी और भाषा में बात करना चाहता है तो वो उसकी पीठासीन अधिकारी की परमिशन ले सकता है। आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 में संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। यानी कि संसद में कोई भी जज तो जज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा आर्टिकल 121 के तहत, ठीक है। कि वो जज ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ऐसी कोई प्रकार की चर्चा नहीं होगी उसके आचरण पर। और यही बात किस में लिखी है, 211 में। 121 में तो संसद में, लेकिन 211 में राज्य के विधानमंडल में। बात आ रही है समझ में, विधानमंडल में 211 में, और 121 में संसद में। किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर उसके क्या कहते हैं, आचरण कह लो, या फिर उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। हाँ, ये तो अब बात है कि जब उसको हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही हो तब तो कर ही सकते हैं भाई। जब किसी जज को हटाया जा रहा हो तब तो कर ही सकते हैं ना उसके आचरण पर बात, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। 122, संसद की कार्यवाही को लेकर न्यायालय दखल नहीं देगा। यानी कि संसद की कार्यवाही चल रही तो उसमें कोई भी न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी अपनी दखलबाजी नहीं करेगा संसद की कार्यवाही में। तो ये 122 में लिखा है। 121 में कह दिया कि भाई हम तुम्हारी दखल नहीं देंगे तो हमारे में दखल नहीं दो। 123 वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश मतलब समझते हो, यानी कि ऐसा आदेश जो केवल राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति जारी क्यों करता है सर, क्योंकि मान लो सदन की बैठक नहीं हो रही है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, इनमें बैठकें होती हैं, मेंबर आते हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें 543 मेंबर आते हैं, इसमें 245 मेंबर आते हैं। अब मान लो कि देश में कोई भी आपातकाल स्थिति आ गई, कोई भी इमरजेंसी स्थिति आ गई। अब इमरजेंसी स्थिति बता के तो नहीं आती है, लेकिन वो ऐसे समय पे आई है जहाँ पे संसद की बैठकें नहीं हो रही हैं। अब बैठकें नहीं हो रही तो उनसे रिलेटेड ये जो स्थिति आई है इससे रिलेटेड कानून बनना चाहिए। कानून बनाने के लिए ना तो लोकसभा में मेंबर है ना राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अपने अनुसार कोई कानून बना सकता है, और इसी को दे दिया अध्यादेश नाम की, राष्ट्रपति का अध्यादेश। बात आ रही है समझ में। बाद में जब ये अध्यादेश पारित हो जाता है तो इसको 6 सप्ताह के भीतर सब सांसदों को बुला लो कि भाई मीटिंग है इस तारीख को आ जाओ जल्दी फटाफट। तो 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, तब तक इनको मंजूरी मिल जानी चाहिए संसद से इस अध्यादेश को, ठीक है। नहीं मिली तो ये समाप्त हो जाएगा फिर। दो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आरसी कॉपर केस 1970 में हुआ था। इस केस में क्या कहा गया था कि जो अध्यादेश है ना उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। यानी कि जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश दिया है उसकी न्यायिक समीक्षा, यानी कि उसकी जांच हो सकती है किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। न्यायालय में कौन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और डीसी वधवा केस 1987 में कहा गया था कि जो अध्यादेश है उसको, अध्यादेशों का बार बार पुनर्प्रकाशन संविधान के विरुद्ध है। यानी कि अध्यादेश ऐसा नहीं है कि अब राष्ट्रपति चाहे तो बार बार ही अध्यादेश लगा दे रहा है अपनी मर्जी से, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये डीसी वधवा केस में कहा गया था कि अध्यादेशों का बार बार पुनर्प्रकाशन संविधान के विरुद्ध है। आरसी कॉपर केस में कहा था 1970 में कि अध्यादेशों की न्यायिक समीक्षा संभव है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन है, और वीडियो आपकी एंड हो चुकी है। बाकी मैं तुम्हें बता दूं तो इसको संडे को 8 बजे ज़रूर आना है। 8 बजे आकर के इसके नोट्स बनाने बेहतरीन तरीके से, और यकीन मानना इसमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, ठीक है भाई। तो सेशन एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। बाकी कमेंट में बता देना बाकी तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे। जो भी नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप में एक बार, ठीक है।